हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे यूनिट 7 जो बैंकिंग जो है आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने यूनिट 7 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, साथ में ही यूनिट 1 एंड यूनिट 3 को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट से आप पूरी के पूरी सभी वीडियोज़ को आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपसे पूछे गए हैं। कम ही क्वेश्चन रखेंगे, हम 10 क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर और क्वेश्चन होंगे जो रह गए होंगे मैं उनको भी इसमें कवर करने की कोशिश करूँगी बाद में। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आपको 10 क्वेश्चन है तो 10 में से आपके एटलीस्ट 8 क्वेश्चन आपको ठीक ही करने हैं, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वो हमने सब क्लासेस के अंदर पढ़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब आपको इसमें से देखना है कि इनमें से कौन सा वाणिज्य बैंकों का फंड आधारित व्यवसाय नहीं है। अब मतलब क्या है, जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक इसमें से क्या काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन है। मतलब कि क्वेश्चन को समझना है पहले कि इनमें से जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा फंड आधारित कार्य है जो आपके कमर्शियल बैंक्स नहीं करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का फंड आधारित व्यवसाय नहीं है जो ऐसे, इसमें से ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा काम है जो आपके कमर्शियल बैंक यहाँ से नहीं करते हैं। क्या वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्या वो इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं करते हैं, या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, या आरटीजीएस नेफ्ट ट्रांजैक्शन। तो क्या करते हैं आपके कमर्शियल बैंक, ये तो करते हैं आरटीजीएस एंड नेफ्ट की ट्रांजैक्शन, तो एनईएफटी की ट्रांजैक्शन तो आपके कमर्शियल बैंक करते हैं। एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट भी वो करते हैं, डिपॉजिट को तो एक्सेप्ट करते हैं, यही तो उनका बेसिक काम होता है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, जब डिमांड करी जाएगी उसी पैसे की तब उसको विड्रॉवल देना, ये तो काम है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो वो नहीं करते हैं, तो इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आपके कमर्शियल बैंक नहीं करते हैं। जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसको इशू करने का काम आपके कमर्शियल बैंक नहीं करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी। आंसर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आरबीआई रिड्यूस सीआरआर इट रिजल्ट्स इनटू, मतलब अब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है जो आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स थे उसके अंदर सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। एक इतना अमाउंट, कुछ अमाउंट कमर्शियल बैंक को जो उसको अपना कैश किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ता है, उसको बोलते हो कैश रिजर्व रेशियो, है ना। कि कमर्शियल बैंक्स ने क्या किया, अपना कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो था जो आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया गया है उतना उसको किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ेगा। जब आरबीआई रिड्यूस करता है कैपिटल कैश रिजर्व रेशियो को, तो इट रिजल्ट्स इनटू, देखिए आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को कम किया। अब क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के अंदर कम मात्रा में पैसा रखना पड़ेगा, तो उनके पास क्या होगा, उनके पास लैंडेबल इनकम बढ़ जाएगी ना, है ना। अब वो ज़्यादा मात्रा में पब्लिक को लोन की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। ऑप्शन से देखो इसको, इंक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज, क्या ये होगा, डिक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज, तो डिक्रीज तो नहीं होंगे, इंक्रीज होंगे ना, डिक्रीज तो नहीं। अगर सीआरआर को रिड्यूस किया गया है, कम मात्रा में पैसा अगर आप कहीं पर दे रहे हो तो आपके पास तो ज़्यादा ही बचेगा। 100 में से अगर आप पहले 50 रुपए देते थे, अब वो आप वहाँ पे 40 रुपए दे रहे हो तो आपके पास तो 60 रुपया बच रहा है ना। तो ज़्यादा चीज़ तो आपके पास बच रही है, तो डिक्रीज तो नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ, आप वहाँ पे ज़्यादा पैसे दे सकते हो। डिक्रीज इन डिपॉजिट तो ये भी नहीं है, इंक्रीज इन डिपॉजिट, डिपॉजिट में इंक्रीज कैसे होगी, क्योंकि बैंकों के पास आपके पास पैसा है, पब्लिक के पास तो नहीं है, बैंकों के पास वो बड़ी वो चीज़, बैंक लोन की लैंडेबल इनकम को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज, तो ये आपका इंक्रीज होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपके पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द आरबीआई। आप ऑप्शंस को देखिए, इसमें से देखिए कि आरबीआई का ऐसा कौन सा है जो इसमें से आरबीआई का काम नहीं है ना, जो आरबीआई इसमें से काम नहीं करती है। इशुएंस ऑफ बैंक नोट, तो एक मात्र कार्य है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी पैसे इशू किए जाते हैं वो सभी कहाँ से किए जाते हैं, आरबीआई ही करता है। कस्टोडियन ऑफ रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, तो ये भी है, ये कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व को अपने पास रखता है।
कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी यही इशू करता है, सारे क्रेडिट को कंट्रोल यही करता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में हमने इसका पढ़ा हुआ है कि जितना भी आपका क्रेडिट होगा उसको कौन कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी उसको कंट्रोल करती है, मॉनेटरी सप्लाई को भी यही देखती है। अब आपके पास ऑप्शन बता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन टू पब्लिक, तो ये आपका कमर्शियल बैंक आरबीआई क्या करता है, आरबीआई पब्लिक के लिए लोन नहीं जारी करता है, ना ही पब्लिक के डिपॉजिट को स्वीकार करता है। सो ये आपका हो जाएगा आंसर सी, तो ये आपका आरबीआई का काम नहीं है, ये आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ स्ट्रिपिंग द लीगल स्टेटस ऑफ अ करेंसी। क्या होगा अगर मान लीजिए एक मुद्रा की कानूनी स्थिति को हटाने या छीनने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, क्या? देखो इसको कौन करता है, क्वेश्चन को समझो और इसको करने का प्रयास करो। अब आपको यहां पर ये देखना है कि कौन सा है इसमें मुद्रा की कानूनी स्थिति को हटाने या छीनने को संदर्भित नहीं करता है। डिजिटाइजेशन करता है? नहीं। फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है? नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डीमोनेटाइजेशन। जब आप डीमोनेटाइजेशन करते हो ना, डीमोनेटाइजेशन करने से आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द ईयर्स इन विच डिफरेंट फेजेस ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन टुक प्लेस इन इंडिया। अब आपको देखना है कि जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से भारत में कब कब जो आपके बैंक थे उन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है। तो क्या 1950 में किया गया था, 1955 में किया गया था, 1969 में किया गया था, 1949, 1980? तो आपके पास मैंने हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में आपको इसको बड़ा ब्रीफली पढ़ाया है, कब कब नेशनलाइज हुआ था, कब कौन से बैंकों को मर्ज किया गया था, कब वहाँ से पब्लिक बैंक बने थे, कोऑपरेटिव बैंक कैसे बने थे, इन सबको। तो आपको नेशनलाइज बैंक के लिए मैंने बोला भी था, उसके लिए कि आप नोट्स बना के रख लो कि वहाँ से आपको एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे, एमसीक्यूज करोगे, उसमें आपको हेल्प मिलेगी उससे। तो आपने बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि 1955 में क्या हुआ था। 1955 में आपके जो 3 बैंक थे उन 3 बैंकों को मर्ज किया गया था और एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बाद में 1949 में शायद, जिसको बाद में क्या किया गया था, उसको नेशनलाइज कर दिया गया था। और 1955 में नेशनलाइज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद के ईयर्स में उसको एसबीआई बना दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम चेंज किया गया था। सो 1955 में नेशनलाइज हुआ था बैंक। 1969 में आपके 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। वहीं पर 1980 के अंदर आपके 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। टोटल आपके पास 20 नेशनलाइज बैंक हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 एंड 5। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नाबार्ड। इसमें से कौन सा है, ऑप्शन में से देखिए, जो नाबार्ड से रिलेटेड नहीं है, जो नाबार्ड से रिलेटेड नहीं है वो बताइए। क्या वो NIEF है, या BIRD है, RIDF है, SHFPI है? तो ये सभी जो है वो नाबार्ड से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2, कोई भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जिसमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद आता है सिलेक्ट द टेक्निक ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल एडॉप्टेड बाय RBI फ्रॉम द फॉलोइंग। अब मॉनेटरी कंट्रोल के लिए टेक्निक को आपने देखना है कि जो RBI है कौन सी, जब मॉनेटरी को कंट्रोल करता है तब कौन सी आपकी इस टेक्निक को अपनाता है। ऑप्शन में से देखिए कौन से ऑप्शन को इसमें से वो अपनाता है। तो क्या करता है RBI, कैश रिजर्व रेशो, आप देखो यहाँ से जो आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोचेज हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, कैश रिजर्व रेशो को अपनाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को अपनाता है, बैंक रेट को अपनाता है, करेंसी रेट को अपनाता है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी CRR, ये आपके क्वांटिटेटिव में है, CRR, SLR एंड आपका बैंक रेट। तो ये सब क्वांटिटेटिव में, लेकिन करेंसी रेट आपका इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑपरेशंस ऑफ बैंक आर फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन आर रेगुलेटेड बाय।
जो आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उनके ऑपरेशंस को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। तो किसके द्वारा, आरबीआई एक्ट 19, देखिए आरबीआई एक्ट 1934 है, इस्टेब्लिश इसको 35 में किया गया था, लेकिन एक्ट जब आपके पास आएगा वो 34 ही आपके पास आएगा। द बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1949 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, ऑल ऑफ द अबव। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आरबीआई एक्ट 1934। जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑपरेशंस होते हैं, काम होते हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है, आपका आरबीआई रेगुलेट करता है। उसके बाद आता है व्हेन आरबीआई ग्रांट लोन टू कमर्शियल बैंक एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट। जब आरबीआई लोन ग्रांट करता है कमर्शियल बैंक से एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उसको क्या बोला जाता है। देखो मैंने आपको दो टर्म्स पढ़ाई थी, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट में आपके पास क्या होता है, रेपो रेट में होता है जब आपके पास जो कमर्शियल बैंक हैं वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं आरबीआई से, है ना, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को, वो होती है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो होती है जब आपका आरबीआई कमर्शियल बैंक से कैश लेता है या कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, उसको बदले में उनको देना पड़ता है, उनको बदले में उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिवर्स। जब आरबीआई ने लिया, जब आरबीआई ने दिया उसको बोलते हैं रेपो, है ना। तो वो समझना है। यहाँ पे देखिए कौन सा क्या बोला गया है कि व्हेन आरबीआई ग्रांट लोन टू कमर्शियल बैंक, जब देता है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है तो चार्ज करता है इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट, उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट तो उल्टा आ जाएगा, बेसिक रेट आपका तो बैंक रेट ये नहीं, ये आपके उसके अंदर आएगा क्वांटिटेटिव के अंदर, सो ये है आपका रेपो रेट, इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इज। जो आपके पास कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है, कोऑपरेटिव बैंक आपके स्टेट के अंदर होते हैं तो उनका अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन हुआ, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आपके कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स को या कोऑपरेटिव बैंक को देखते हैं, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। जैसे आपके पास स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ दिल्ली आ गया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश आ गया, ये कोई भी हो सकता है आपके पास, तो इस तरह से होता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देखते हैं, आईडीबीआई आपका नाबार्ड के थ्रू है, ये आपका नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ये नहीं है, आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे गए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा या आपको कुछ और क्वेश्चन भी चाहिए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं और क्वेश्चन भी इसके ला दूंगी आपको। और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।